अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि एयरकॉन की सैलरी मलेशिया में कितनी होती है। मलेशिया में एयर कंडीशन का यानी कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो एयरकॉन होता है तो उसकी कितनी सैलरी होती है, इस मौजू पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि मलेशिया में जो कि इस वक्त मिनिमम सैलरी जो नॉर्मली चल रही है वो इस वक्त 1500 रिंगिट है पर मंथ। जो कि 1500 रिंगिट है वो ज़्यादातर होटल लाइन, रेस्टोरेंट और दूसरी फील्ड में तो है, जबकि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है वो क्या है ना, जो कि नॉर्मली 70 रिंगिट कम से कम पर डे चल रही है। इसके हिसाब से यानी कि अगर आप मंथली लगाएं तो वो यानी कि अगर 30 दिन काम करने के बाद आपकी 2100 रिंगिट बन जाती है कम से कम। जो कि है एक अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी मैं बता रहा हूँ, जिसको कोई ज़बान या काम नहीं आता है, उसको 70 रिंगिट 8 घंटे की बेसिक सैलरी है। चाहे एयरकॉन हो, कंस्ट्रक्शन में जो एयरकॉन होता है, या वो इलेक्ट्रीशियन हो, या वो बिल्कुल एक वो होता है आम हाउसकीपर हो जो कि सफाई का काम करने वाले हैं, उनकी भी नॉर्मली इतनी होती है। या कोई भी किस्म का एक अनस्किल्ड वर्कर होता है उसकी 70 से कम यानी कि तनख्वाह होती नहीं है। अब वैसे अगर किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा लिया जाए तो उसको कम से कम आप 50 भी दे सकते हैं। फिर ऐसे लोग हैं 50-55 पे काम कर रहे हैं क्योंकि काम मिलता नहीं है, तो वो उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के उनको कम देते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी हम काम करेंगे। तो इसी तरह मलेशिया में एयरकॉन में जो कि 70 रिंगिट मिनिमम तनख्वाह है, तो एयरकॉन में भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रीशियन की तरह, दूसरे कामों की तरह। जिसको काम नहीं आता, जो हेल्पर है, तो उसको 70 रिंगिट, जो दातिंग वगैरह का काम होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कि ऐसे लोहे के बॉक्स होते हैं जो बड़े बड़े, यानी कि ये बॉक्स के ज़रिए बड़े बड़े पाइप तैयार करके उसमें एयरकॉन की हवा जाती है। तो ये यानी कि जो काम जानता है कुछ हद तक कर लेता है, फुल कारीगर तो नहीं है, उसकी वही फिर यानी कि 1 से 1.5 रिंगिट पर घंटा उसकी बढ़ जाती है। 9 की बजाय यानी कि अगर 70 हो तो 9 रिंगिट पर घंटा बनती है। तो अगर उसको थोड़ा काम आता है तो उसको 10, 10.5 या 11 रिंगिट कर दी जाती है उसकी बेसिक जो है, यानी कि 80 या आप लगा लें 11 होगा तो 88 बन जाएगी उस हिसाब से। अगर वो कारीगर है तो उसकी वही हिसाब से 12, 13, 14 रिंगिट भी जा सकता है। कारीगर की भी यानी कि कैटेगरी है कि एक कारीगर वो है जो पूरा सूरा काम करता है, एक वो कारीगर है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कई सालों से काम कर रहा है, मुसलसल एक ही जगह काम कर रहा है बॉस, या एक ही कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस की बिना पे उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है, 13-14 रुपये एक घंटा भी उसको मिलता है। तो इसी तरीके से आप जितने ज़्यादा पुराने होते जाएंगे जिस जगह पे, तो आप कारीगर भी होंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ कारीगर की तनख्वाह उतनी ही है, कारीगर की जो कि बेसिक वो मैं उस पर बात कर रहा हूँ 13 से 14 रिंगिट या 12 से शुरू हो जाती है। अगर एक कारीगर जो कि 5 साल से एक ही जगह पे काम कर रहा है तो उसके हिसाब से है ना, उसकी तनख्वाह में उसका बॉस या उसकी कंपनी इजाफा करती है कि ये कारीगर है, इतने साल से लगा हुआ है हमारे साथ, ठीक है, ये फोरमैन ये सुपरवाइज़र तो नहीं बना है लेकिन सीनियर कारीगरों में शुमार होता है वो। फिर जैसे ही फोरमैन की जगह खाली होती है तो उसको उसके सबसे आगे कर दिया जाता है कि ये हमारा सबसे सीनियर कारीगर है, तो लिहाजा इसके एक्सपीरियंस के बिना पे हम इसको फोरमैन बनाते हैं। सुपरवाइज़र की जगह खाली होती है तो उसको सुपरवाइज़र बना दिया जाता है जो सीनियर फोरमैन होता है। तो इसी तरीके से पूरा निज़ाम हैंडल करने के लिए उसी को आगे लाया जाता है किसी भी कंपनी में जो कि पुराना बंदा होता है। तो इस तरीके से अगर आप कारीगर हैं तो आपकी ये फिक्स सैलरी नहीं है कि आप 12 या 13 से ही पर घंटा आप काम करेंगे। आप पुराने हैं तो आपकी 15 रुपये घंटा भी मिलेगी, 14 भी मिलेगी, उससे ज़्यादा भी मिलेगी। तो ये सिस्टम है। मिनिमम 70 रिंगिट यानी इसका मतलब 9 रिंगिट घंटे का तो कम से कम है। ये ज़्यादातर इसमें सप्लायर होते हैं जो कि आपको 9 रिंगिट 8.5 रिंगिट पे भी रखते हैं। अगर आप किसी डायरेक्ट कंपनी में जा सकते हैं तो आपको 10 रिंगिट या 11 रिंगिट घंटे का, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें हेल्पर को भी मिलता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनमें तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, बेनिफिट ज़्यादा होती हैं। जो छोटी और लोकल कंपनियाँ होती हैं उनमें 9 रिंगिट 10 रिंगिट या नॉर्मल इतना होता है जो कि घंटे का एक हेल्पर के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी कंपनी के लिए तो फिर 100% लीगल होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। डॉक्यूमेंट के साथ ही बंदा लीगल नहीं होता जब तक आपके पास कंपनी का रिलीज लेटर मौजूद ना हो। काफ़ी दोस्तों के पास आज़ाद वीज़ा है लेकिन रिलीज लेटर नहीं है, तो वो आज़ाद वीज़ा, आज़ाद डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि कंपनी उनको क्या पता जिधर आप काम करने के लिए जा रहे हो कि आप आज़ाद भी हो या आप भागे हुए हो कंपनी से। वो तो यही समझेंगे कि शायद आप भागे हुए हो क्योंकि आपके पास कंपनी का रिलीज लेटर नहीं है। जब आपके पास कंपनी का रिलीज लेटर आ जाए तो फिर वो समझते हैं कि कंपनी ने आपको यानी कि इजाज़त दी है कि आप कहीं और काम कर लें, कंपनी ने आपको आज़ाद किया है, आप लीगल तरीके से किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, कंपनी आपकी जिम्मेदार है। अगर कल को कोई नफ़ा नुकसान में अगर आप पकड़े जाएं या कोई चेकिंग हो तो कंपनी आपके पीछे आएगी, आपको छुड़वाएगी। जबकि रिलीज लेटर ना हो तो फिर समझ लें आप कंपनी से भागे हुए हैं, ये समझा जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको, जो कि काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि एयरकॉन की सैलरी क्या है मलेशिया में, एयरकॉन के काम के बारे में बताएं, क्योंकि मेरी फील्ड कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो इस सूरत में ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ही बताऊँगा, क्योंकि दूसरी मेरी कोई फील्ड नहीं है। उसके बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि मलेशिया में कंस्ट्रक्शन लाइन में एयरकॉन की क्या सैलरी होती हैं, तो किस किस तरीके से यानी कि आपकी सैलरियाँ बढ़ती हैं, जो कि मुकम्मल टॉपिक पे मैंने आज बात की।
अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी, इन्फॉर्मेशन और मलेशिया से रिलेटेड मालूमात चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।